हाय एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का रोटेशनल डायनेमिक्स। और इस चैप्टर को हमने जेई मेन और महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से बनाया है। और वन शॉट वीडियो होगा जिसके अंदर में एक वीडियो के अंदर में पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये 2025 के जो एग्ज़ाम है महाराष्ट्र बोर्ड और जेई मेन इससे रिलेटेड है, तो इसको देखना ना भूलिएगा। और इस पर हम लोग क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चन जो भी है महाराष्ट्र बोर्ड से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको भी डालेंगे, जेई मेन के PYQ है उसको भी डालेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपका रोहन सर स्टार्ट करता हूँ रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर को। हम लोग सबसे पहले इसके अंदर में रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर में सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करते हैं, तो सबसे फर्स्ट हम लोग जो डिस्कस करते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स के अंदर में उसका हम लोग का टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन होता क्या है, तो कोई भी पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के थ्रू क्या करता है, रोटेट करता है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे कि सपोज करो कि एक पार्टिकल्स है, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, इसके चारों तरफ कोई भी पार्टिकल्स अगर रोटेट करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। और फिक्स पॉइंट से इसके सरकमफ्रेंस के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। और ये चारों तरफ जिससे घूमता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो हमारे पास में आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज द सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन इज द मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ के अंदर में मूवमेंट करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, अब सर्कुलर मोशन के दो टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक होते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जिसमें वेलोसिटी जो होता है पार्टिकल्स का या स्पीड जो होता है पार्टिकल्स का क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो वही लिखा हुआ है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द सर्कुलर मोशन रिमेन कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा मोशन जिसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा कांस्टेंट हो, डायरेक्शन तो बार बार चेंज करते रहेगा सर्कुलर मोशन के अंदर में, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा अगर कांस्टेंट हो तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसमें और भी पॉइंटेड ऐड कर सकते हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगते हैं, ना कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगते हैं। आगे चल करके उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन इज नॉट कांस्टेंट। अगर किसी बॉडी का अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे एक पार्टिकल से रोटेट कर रहा है, तो क्या ये सर्कुलर मोशन में है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी स्पीड जो है पार्टिकल्स के हर बार चेंज हो रहे हैं जिसके कारण रेडियस भी चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब एक स्पेशल केस है हमारे पास में, नोट लगा हुआ है क्या कि ए स्पेशल काइंड ऑफ द सर्कुलर मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड द स्पिनिंग मोशन बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट खुद ही अपने चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिनिंग मोशन बोलते हैं। जैसे कि सपोज करो कि अर्थ जो है इस तरह से रोटेट करते हुए क्या करता है, सन का चारों तरफ क्या करता है, राउंड लगाता है, यानी कि चक्कर लगाता है। तो उस केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थ का जो पर डे का जो मोशन है उसको कौन सा मोशन बोलेंगे, स्पिनिंग मोशन बोलेंगे। अब हमारे सर्कुलर मोशन में कुछ वेरिएबल क्वांटिटी होता है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर में सबसे पहले आता है वेरिएबल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर में क्या आता है सबसे पहले वेरिएबल क्वांटिटी बच्चा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो जब भी हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द पोजीशन वेक्टर दैट इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। मतलब कोई भी सर्कुलर पाथ है वहां से जो एंगल सबटेंड करेगा, कोई पार्टिकल्स, जैसे सपोज करो कि एक पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और वो चला जाता है कुछ देर के बाद में बी पॉइंट पे चला जाता है, तो इसके बीच में जो एंगल इसने
सबटेंड किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ए से बी तक जाने में जो डिस्टेंस हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। और अगर ओ से ए की बात करें तो ये रेडियस होगा। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर्क इज इक्वल टू होता है, बताओ क्या होता है, आर्क इज इक्वल टू। तो जब भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कहीं पे भी अगर हमें आर्क निकालना हो तो उसको हम लोग उसके रेडियस और उसके क्या करते थे, एंगल जो सबटेंड किया है उससे क्या करते थे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमारा आर्क निकल जाता था। इसका मतलब जो यहाँ पे हमने थीटा लिखा है तो ये थीटा ही हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सीधा लिख देता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आपके अंदर में एक क्वेश्चन आएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर किस में करते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रेडियन से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं बच्चा, रेडियन से मेजर करते हैं। अब थोड़ी थोड़ी बातें जो है क्या कि बोर्ड लेवल की भी बातें करनी है यहाँ पे। कुछ बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि बोर्ड लेवल में क्या कि हाई लेवल वाले बच्चे को तो समझ में आ रहा है, लेकिन बोर्ड लेवल को नहीं आ रहा, तो उसके लिए छोटी छोटी भी बातें करेंगे कि रेडियन में कैसे होता है। जैसे कि हमने 180 डिग्री लिखा तो इसको रेडियन में हम लोग बच्चा ना पाई डिग्री में बदल देते हैं। 180 डिग्री को हम लोग किस में बदल देते हैं, पाई डिग्री में। तो अगर 1 डिग्री को हमें बदलना हो रेडियन में तो क्या लिखेंगे, पाई अपॉन में 180 डिग्री लिखेंगे। इसी तरह से अगर तुमसे पूछूं 90 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 90 से क्या करेंगे बच्चा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा पाई बाई 2। तो हमें 90 डिग्री में कभी भी क्या करना है बच्चा, थीटा को नहीं रखना है, हमेशा थीटा को किस में रखना है, रेडियन में रखना है। इसीलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चा रेडियन हो जाएगा। आगे चल कर करके अगले स्लाइड में हम इसको बताएंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे क्या लिखा गया है, डेल्टा एस बाई में आर लिखा गया है। ये बातें हमने पहले ही बोल दिया है कि थीटा जो होता है वही हमारे पास में होता है और उसको कैसे निकालते हैं। फिर हमारे पास में क्या है, वेयर डेल्टा इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट और आर इज द रेडियल डिस्टेंस। ऐसा यूनिट इसका क्या होता है बच्चा, रेडियन होता है। क्या होता है इसका ऐसा यूनिट, रेडियन होता है। अच्छा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लोग कब लेंगे, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तब लेते हैं जब थीटा जो है ना वेरी वेरी स्मॉल हो, तब लीनियर डिस्प्लेसमेंट का हम लोग बातें करते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास में वेरिएबल आता है दैट इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। क्या आता है बच्चा, सेकेंड नंबर पे आता है हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी। और ये क्या होता है, तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज हुआ है किसी टाइम के अंदर में तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। इसको बच्चा ओमेगा से डिनोट करते हैं। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो मान के चलो कि कोई भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा थीटा और उसको होने में कितना टाइम लगा, डेल्टा टी, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। अब ये डेल्टा थीटा कैसे निकालोगे, तो फाइनल एंगल माइनस में इनिशियल बाई में टी फाइनल माइनस में टी इनिशियल से इसको निकालेंगे। हमेशा याद रखना कि इसको हमको रेडियन में रखना है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ना ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है बच्चा, एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट जो होता है वो रेडियन पर सेकेंड होता है। यूनिट क्या होता है इसका, रेडियन पर सेकेंड होता है। रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी, अगर लीनियर वेलोसिटी का मतलब v और ओमेगा में क्या रिलेशन है, v और ओमेगा में क्या रिलेशन है, तो v इज इक्वल टू हम लोग ओमेगा इंटू आर लिखते हैं। जहाँ पे ओमेगा जो है हमारे पास में क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, v जो हो गया ये क्या हो गया बच्चा, लीनियर वेलोसिटी हो गया, और r जो हो गया हमारे पास में ये क्या हो गया कि पार्टिकल किस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो उस पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा।
चलिए इसी बात पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब कि अभी जो हमने ओमेगा निकाला था उसका रेट कितने के टाइम्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अगर वो ओमेगा कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं आएगा, लेकिन अगर ओमेगा जो है हर टाइम पे चेंज हो रहा है तब जाकर करके एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। और अल्फा इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू बाई में डेल्टा टी लिखते हैं। समझा बच्चा कि नहीं बच्चा, डेल्टा डब्ल्यू बाई में डेल्टा टी। लेकिन इसके ना अगर एवरेज लिखना हो तो ये लिखते हैं, लेकिन किसी किसी बच्चे में बोलेगा इंस्टेंटेनियस लिखना हो, तो जब भी इंस्टेंटेनियस लिखना हो तो इसको डी ओमेगा बाई में डी टी कर देते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस हमेशा क्या होता है ना बच्चा, ए अल्फा इंस्टेंटेनियस जो होता है हमेशा छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर निकाला जाए तो हमारे पास में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का हम लोग यूज करते हैं। अगर ये तो वन शॉट वीडियो है इसलिए इसमें हम लोग फटाफट बोलेंगे, बट आपने फुल वीडियो पढ़ा होगा या फुल देखा होगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको दूसरा ये भी लिखा जाता है कि डेल डी स्क्वायर थीटा बटा में डी टी भी लिखा जाता है, डी टी का स्क्वायर, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दो बार अगर डिफ्रेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास में क्या मिल के आ जाता है, अल्फा आ जाता है। यूनिट पूछेगा तुमसे तो रेडियन पर सेकेंड इज द यूनिट होता है, याद रखना रेडियन पर सेकेंड यूनिट होता है। कभी कभी ना डायमेंशन फार्मूला पूछ देता है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, टी की पावर -1 होता है। अच्छा इसकी डायमेंशन फार्मूला पूछ दे, एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन फार्मूला पूछ दे तो टी की पावर -1 होता है एंगुलर का, और इसका होता है टी की पावर -2 होता है। याद रखना इसका क्या होता है बच्चा, टी की पावर -2, मैंने -1 बोल दिया था, बस -2 होता है। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये मिटाने के बाद में कि हमारे पास में इसका एक लीनियर एक्सेलरेशन से हमारे पास में क्या होता है, रिलेशन एक होता है। तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रिलेशन बिटवीन द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर वेलोसिटी का भी एक रिलेशन होता है, और एक होता है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है। तो याद रखना लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है उसको ए से डिनोट करते हैं, और ये होता है अल्फा इंटू में आर होता है, या आर अल्फा भी बोल सकते हो। अल्फा से किसको डिनोट करते हैं, तो अल्फा से हम लोग डिनोट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। आर क्या होगा, वो फिक्स पॉइंट से उसका डिस्टेंस होगा, रेडियस हो सकता है। इसी तरह से अल्फा का दूसरा भी हमारे पास में फॉर्मूला होता है, वो होता है अल्फा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई में आर भी होता है। तो ये दोनों फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर वेलोसिटी। इसी तरह से रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में आगे चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग कंसीडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द टाइप्स ऑफ। हमारे पास में आ गया क्या चीज़ें, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के दो टाइप्स होते हैं, हमने बताया था, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और इसको कैसे समझते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज करो कि ये हमारे पास में एक सर्कुलर मोशन है, इसके अंदर में क्या है, एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम लोगों ने सेंटर बोला। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो एक सेंटर की तरफ फोर्स, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है या सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक इसके टेंजेंट की तरफ लगता है, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। कोई भी सर्कुलर मोशन हो तो उसके अंदर में क्या होता है कि दो बातें किया जाता है, क्या एक किया जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, दूसरी बातें किया जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। अगर केवल और केवल पार्टिकल्स के अंदर में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, कोई भी पार्टिकल्स अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके अंदर में केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ऐसे पार्टिकल हमेशा क्या करता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर में मूव करता है। और AC की जो वैल्यू होती है वो होता है वी स्क्वायर बाई में आर भी होता है,
एक तो ये होता है वैल्यू, जल्दी से इसको समझने की कोशिश करो। अच्छा, v इज इक्वल टू हमने पढ़ा था ओमेगा इंटू आर भी, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था, तो इसके अंदर में पुट कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई में आर बी होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओमेगा स्क्वायर आर बी, इसका क्या होता है, अगर स्मॉल आर लिख लोगे तो आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर बी इसकी वैल्यू होती है। तो हमेशा याद रखना, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगते हैं, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ क्या लगते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, यानी कि हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन के अंदर में अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसके अंदर में क्या होगा, ए नॉन यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी चेंजेज विथ द टाइम। मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा ना, तो हमेशा उसकी वेलोसिटी जो है टाइम के साथ में, हमेशा उसकी मैग्नीट्यूड जो है टाइम के साथ में क्या होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होते रहेगा। इन दिस कंडीशन, मतलब इसके अंदर में क्या क्या चीजें होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और क्या होता है, जो एक्ट करता है टुवार्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ, यहाँ पे एसी लिख लेना, मतलब हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंटर की तरफ क्या करता है, एक्ट करता है। एंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो टेंजेंट की तरह डायरेक्शन में क्या करता है, वर्क करता है। अगर ये दोनों के दोनों प्रेजेंट है तभी जा करके पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अब देखो दो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम बात करेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है, बच्चा इधर देखने के समझने की कोशिश करो, जब हम बात करेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक डायरेक्शन है सेंटर की तरफ, एक डायरेक्शन है टेंजेंट की तरह, तो नेट जो हमारे पास में एक्सेलरेशन मिलेगा वो किस डायरेक्शन में मिलेगा, इधर की तरफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस नेट की वैल्यू क्या होगा, जब दो अगर वेक्टर जो होता है ना 90 डिग्री पे होता है तो हमेशा नेट जो होता है AC का स्क्वायर प्लस में 80 का स्क्वायर का क्या हो जाता है, अंडर रूट हो जाता है। यही हमारे पास में क्या निकल के आता है, ए नेट आता है। क्या निकल के आता है बच्चा, हमारे पास में ए नेट निकल के आता है। अब हमारे पास में अगर मैं मान लूं कि ए नेट और AC के बीच में एंगल अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो हमें tan अल्फा निकालने आना चाहिए। तो tan अल्फा जो होता है बच्चा, tan मतलब कि अगर फाई एंगल है तो फाई ले लेंगे, अल्फा है तो अल्फा ले लेंगे। यहाँ पे हमने फाई रख रखा है तो यहाँ पे हमने फाई ले लिया। तो फाई जो होता है ना, हमेशा परपेंडिकुलर वाला जो वैल्यू होता है उसको बेस से डिवाइड करते हैं, यानी कि टेंजेंशियल डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे हम लोग, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कर देंगे, तो हमारे पास में उसका एंगल भी निकल जाएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं क्या यही है क्या इसके बारे में। देखो tan अल्फा 80 बाई में क्या लिख दिया वहां पे बच्चा, 80 बाई में AC लिख दिया है, और इसकी वैल्यू हमने पहले ही बढ़ाया है। 80 जो होता है R स्क्वायर अल्फा होता है, मतलब कि 80 जो होता है अल्फा इंटू आर होता है, और हमारे पास में AC जो होता है वो V स्क्वायर बाई आर होता है। इनको जब सॉल्व करोगे तो R स्क्वायर अल्फा बाई में V स्क्वायर आता है, इसको हम लोग tan अल्फा के थ्रू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में आ जाता है अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, R इज द रेडियस एंड V इज द वेलोसिटी। मतलब कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, नॉन सर्कुलर मोशन में है तो हमने दो चीजें पढ़ा, एक पढ़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा बोला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंटर की तरफ लगता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो केवल और केवल सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। इसका मतलब ये कह सकते हो कि अगर किसी को सर्कुलर मोशन करना है तो अगर उसके पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तभी वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। लेकिन किसी पार्टिकल के अंदर में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है और सेंट्रीपिटल भी एक्सेलरेशन है, तो वो पार्टिकल क्या कर सकता है, सर्कुलर मोशन तो करेगा ही करेगा, लेकिन इंक्रीजिंग वेलोसिटी या डिक्रीजिंग वेलोसिटी से करेगा। कभी उसका वेलोसिटी बढ़ते हुए होगा या घटते हुए होगा। तो ये चीज को ध्यान में रखना, और इसी बेसिस पे हम लोगों ने दो टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़े हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, जिसका
जिसका नाम है हमारे पास में काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर मोशन या काइनेमेटिक इक्वेशन इन द सर्कुलर मोशन। तो हमारे पास में क्या होता है ना कि जैसे आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा nth सेकंड के लिए u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 होता है। ये चीज़ें अगर आपने पढ़ा होगा तो इसी के जगह पे अब ये v तो जो था वो कौन सा वेलोसिटी था, लीनियर वेलोसिटी था। लेकिन अब हमारे पास में कौन कौन सा वेरिएबल आया है, एंगुलर वेलोसिटी आया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है, एंगुलर एक्सेलरेशन आया है। तो हमें इनके टर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन है, देखो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू अल्फा टी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू अल्फा टी, जहाँ पे हम ओमेगा को बोलेंगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह से ओमेगा नॉट को बोलेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इसी तरह से हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, इसी तरह से अल्फा जो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में बन के निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन हमारे पास में बनता है थीटा अगर निकालना है, मतलब थीटा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, वो फाइनल प्लस में इनिशियल बाई 2, मतलब एवरेज लेते हैं, फाइनल और इनिशियल का एवरेज वैल्यू लेते हैं और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ हो तब उसका एवरेज वैल्यू लेना और उसको टाइम से डिवाइड कर टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास निकल जाएगा। इसी तरह से अगर देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, तो यहाँ पे s के जगह पे किस में बदल गया, वो थीटा में बदल गया, क्योंकि पहले होता था s मतलब डिस्प्लेसमेंट, अब थीटा का मतलब क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो थीटा किस में बदल गया, ओमेगा नॉट टी प्लस में 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। इसी तरह से अगर टीएथ टाइम में हो या nth टाइम में हो, nth टाइम में हो या टी टाइम में हो, तो इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा 2n माइनस 1 लिखो, या इसके अनुसार लिखोगे तो 2t माइनस 1 होगा। t क्या है यहाँ पे, टीएथ टाइम, जैसे कि बोलेगा 5th टाइम में, 6th टाइम में, 7th टाइम में। तो आप इनको काइनेमेटिक्स को यूज करना और इनके अंदर में क्वेश्चन है सॉल्व करना। इसके बेसिस पे जो एग्जाम के अंदर में आएंगे वो हमेशा आते हैं, पता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग पूरे के पूरे रोटेशन डायनेमिक्स को पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी हमने बात ही कर रहे थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, जो सेंटर की तरफ लगता है, कोई भी सर्कुलर मोशन हो उसके सेंटर की तरफ अगर लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एन एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑन द बॉडी whose direction is, क्या लिखा हुआ है, whose direction is always toward the center of the path, that this acceleration is called the centripetal acceleration। और इसको हम लोग AC से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर होता है। दोनों याद रखना, दोनों से क्वेश्चन आ सकता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द रेडियल एक्सेलरेशन एंड एज इट्स एक्ट्स along the radius of सर्कल। अगर रेडियल एक्सेलरेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज बच्चा ये जो होता है ना सेंटर की तरफ लगता है और ये हमेशा रेडियस की तरफ ये एलोंग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इतना चीज़ें तुमको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन में आता है, जैसे पिछले साल के क्वेश्चन में आया तो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो आपको पता होना चाहिए, लिखने आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे आप। तो यहाँ तक अगर आपका हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। दैट टॉपिक इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब तुम भी सोच सकते हो कि अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास में है, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है, हमने बताया कि सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर में, तो हमने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण कोई फोर्स लग रहा है तो ऐसे हम लोग फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। मास इंटू एसी लिख देंगे या इसी को लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाई में आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख डालेंगे। तो यही फार्मूला जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है। अब इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है? इट इज द फोर्स विच इज कम्स टू द प्ले व्हेन द बॉडी मूव्स इन वन ऑन अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स डायरेक्शन अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवार्ड्स द सेंटर। मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है सेंटर की तरफ लगता है, अलोंग द रेडियस के लगता है, इसलिए इसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स पड़ा। और इसकी वैल्यू जो होती है कुछ होती है एम बी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम जो होता है मास ऑफ द बॉडी, वी होता है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, आर जो होता है वो रेडियस होता है। ध्यान में रखना। वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वर्क डन क्यों हो, मतलब कि जीरो होता है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाई, तो बिकॉज दिस सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द राइट एंगल टू ईच अदर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है पार्टिकल्स का इस तरह से, तो इनके बीच का एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। इसलिए ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यू, सो इसको रिमेंबर कर लेना। सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद में हमारे पास में आता है सम एग्जाम्पल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण कुछ कुछ एग्जाम्पल होते हैं। जैसे सबसे पहले है ऑर्बिटल मोशन ऑफ द प्लैनेट। हमारा प्लैनेट जो है किस तरह से मोशन करता है, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो होते हैं, अर्थ जो है सन का चक्कर लगाता है, तो अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। या ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू प्लैनेट्स, इसी का नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू प्लैनेट्स, दैट इज द इंडिकेट द सेंट्रीपिटल फोर्स। दो ऑर्बिट अंदर में, किसी भी ऑर्बिट के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ नहीं बल्कि न्यूक्लियस के भी चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इसलिए वहां पे जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है। इसी तरह से आता है टर्निंग ऑफ द व्हीकल्स। अगर कोई भी बाइक कार जो होता है किसी टर्निंग पे मूव करने की कोशिश करता है, तो वहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग होता है उस बॉडी के ऊपर में, उसी टायर्स और उसके मतलब रोड के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स वहां पे लग रहा है। जैसे सपोज करो कि एक टर्निंग हो रहा है, यहाँ पे कोई कार जो है मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और मान लो इसकी रेडियस जो है r है, तो जब ये बॉडी जब मूव करेगा ना सर्कुलर टर्निंग पे, तो इधर की तरफ एक क्या लगने वाला है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है। और ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, mb स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा। और तुम जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन के बराबर होता है, तो यहाँ से mb स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। अच्छा, म्यू इंटू में mg इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, mb स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से किस m से m कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, म्यू इंटू जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई में आर। यहाँ से म्यू जी आर का अंडर रूट करोगे तो हमारे पास में एक वेलोसिटी आएगा, और इस वेलोसिटी से अगर ज़्यादा वेलोसिटी हो गया इस बाइक के पास में, तो ये बाइक क्या होता है कि बाहर की तरफ गिर जाएगा। और इस वेलोसिटी से कम होगा तो क्या होगा, बाइक जो है थोड़ा सा इसका रेडियस कम करेंगे और मूव करा देंगे सर्कुलर टर्निंग पे। तो इसी को आगे चल कर करके डिस्कस करेंगे। मोशन ऑफ द स्टोन इन द सर्कुलर पाथ, कोई भी टाइज कर, जैसे कि अगर एक सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, एक रस्सी मतलब कि एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग के अंदर में क्या करते हैं कि एक पत्थर को बांध देते हैं, स्टोन को बांध देते हैं, उसको चारों तरफ घुमाएंगे तो जो मोशन करेगा वो भी क्या होगा, टेंशन जो उस स्ट्रिंग के अंदर में लगेगा दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। वो टेंशन ही क्या वर्क करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ वर्क करेगा। जैसे ये एग्जाम्पल तो हो ही गया, इसके बाद का एक एग्जाम्पल मैं लेकर के तुमको दिखाता हूँ तब तुमको समझ में आएगा। जैसे कि कोई भी अगर पार्टिकल जो है इस तरह से सर्कुलर मोशन के तरफ मूव
करने वाला है और ये रस्सी से बांधा हुआ है, यानी कि रोप से बांधा हुआ है, स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और इसका मास mg है, तो ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा तो नीचे की तरफ क्या लगने वाला है, mg। अगर पार्टिकल्स यहाँ पहुंच गया तो नीचे की तरफ mg लगेगा, ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो इधर की तरफ क्या लगने वाला है, टेंशन लगने वाला है। जो ये टेंशन है ना, दैट टेंशन इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं इस टेंशन को बच्चा, सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं। कोई बोले कि सेंट्रीपिटल फोर्स का लिख के दिखाओ तो क्या लिखोगे, इस पार्टिकुलर जगह पे mv² बाई में r लिख दोगे, लिख डालोगे कि नहीं लिख डालोगे। तो ये हमारे पास में इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर लिखना हो या सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में एग्जाम के अंदर में आए तो इन सारे एग्जाम्पलों को ऐसे ही दिखा देना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, बात को समझो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना, वो रियल फोर्स नहीं होता है, एक इमेजिनरी फोर्स होता है। जैसे कि अगर कोई बंदा बाहर से बैठ कर करके सर्कुलर मोशन को देख रहा है, कोई बंदा सर्कुलर मोशन पे ही बैठ के देख रहा है, तो बाहर से जो बंदा बैठ के देखेगा और जो सर्कुलर मोशन पे ही बैठ के देखेगा, दोनों का फ्रेम जो होगा ना डिफरेंट होगा। तो अगर दोनों का फ्रेम डिफरेंट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना, वो भी क्या है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स के ही है, लेकिन फ्रेम के कारण क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है ना, वो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता था वो क्या होता था, सेंटर के भीतर की तरफ लगता था। तो इसी को लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द रेडियल डायरेक्टेड आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी सर्कुलर मोशंस एज ऑब्जर्व बाय द पर्सन मूविंग विथ द बॉडी। अगर कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन पे ही बैठ करके अपने आप को देख रहा है, जैसे मैं सर्कुलर मोशन पे घूम भी रहा हूं और मैं अपने आप को देख रहा हूं, तो हमें क्या महसूस होगा कि हम बाहर गिरने वाले हैं। तो जब तुमको महसूस हो रहा है बाहर गिरने वाले हो, दैट मीन्स तुम महसूस कर रहे हो कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन कोई बंदा सर्कुलर मोशन पे तुम मूव कर रहे हो और कोई बंदा बाहर से दिख रहा है, तो उस बंदे को क्या दिख रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोनों सेम ही है, बट क्या है, दोनों का दोनों रिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसी को बोला गया, इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी वैल्यू होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एक होगा क्या चीज, टुवार्ड द सेंटर, एक होगा आउटवार्ड द सेंटर होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द बॉडी इन एन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम पे क्या होता है कि बॉडी जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगता है, बट एराइजेज एज अ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का मतलब क्या होता है, नकली फोर्स। नकली फोर्स का मतलब इमेजिनरी फोर्स होता है इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर में इसका यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच में डिफरेंस भी पढ़ लिया। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो टुवार्ड्स द सेंटर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, बाहर की तरफ लगता है। दोनों के अंदर क्या होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स, अगर हम बात करते हैं सर्कुलर टर्निंग ऑफ द रोड्स, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्कुलर टर्निंग ऑफ द रोड के अंदर में कि कोई भी बॉडी जो है ना, अगर किसी रोड के ऊपर में कोई भी व्हीकल्स जो है ना किसी रोड के ऊपर में अगर सर्कुलर टर्निंग लेता है तो उसके ऊपर में एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, वो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स के कारण होता है। और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड द, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चा, हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। बिटवीन द टायर्स एंड व्हीकल, रोड के बीच में लगता है। व्हीकल्स के टायर्स जो होते हैं ना और उसके रोड के ऊपर में जो लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। बात समझ में आया क्या? और यह होता है सेफ टर्निंग के लिए हमें कितना, अब तुमसे क्वेश्चन
पूछेगा कि अगर हमें सेफली टर्न लेना है किसी सर्कुलर ट्रैक को, अगर मेरे को सेफली टर्न लेना है किसी भी सर्कुलर ट्रैक को, तो हमें मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए उस सर्कुलर ट्रैक पे, जिससे कि हम क्या हो, उस बॉडी को, चाहे उस बॉडी को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और आसानी से उस सर्कुलर ट्रैक को क्या कर ले, वो कवर अप कर ले और अच्छे से चले जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कुलर ट्रैक बना करके तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा देर पहले मैंने समझाने की कोशिश किया था। एक बाइक है जिसका मास मान लेते हैं m है। अब सोचो कि इसके इधर सेंटर होंगे, सर्कुलर टर्निंग इस तरह से है, तो इधर की तरफ कौन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो हम बोलेंगे v वेलोसिटी से जा रहा है, ओके सर। और इसकी रेडियस मैंने बोल दिया r है। तो तुम सोचो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बैलेंस हो रहा है mv²/r, mv²/r। अगर उस इंसान का mv²/r से ज्यादा वैल्यू हो गया स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से, उसकी वैल्यू जो बाइक का mv²r है अगर वो ग्रेटर हो गया, तो वो इंसान क्या हो जाएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा कि पाथ से दूसरे तरफ गिर जाएगा या कुछ भी हो सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितना होती है, μmg, और यहाँ पे हमने रख दिया mv²/r। m से m कैंसिल आउट हो गया, तो μg r का अंडर रूट जो हुआ ना बच्चा, ये हमारे पास में वेलोसिटी आया, ये लिमिटिंग वेलोसिटी आया। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, लिमिटिंग केस का मतलब होता है इससे ज्यादा अगर तुमने वेलोसिटी दे दिया ना, तो ये बंदा क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, यानी इससे कम वेलोसिटी होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे लगाया गया है कि वेलोसिटी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, μrg। और यहाँ पे s लगाने का मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो ये बात को याद रखना, और ये डेरिवेशन आपके साथ कर दिए हैं। इस डेरिवेशन को ऐसे ही बना लेना, लेट वी कंसीडर अ रोड ऑफ द रोड ट्रैक ऑफ द रेडियस r, और करना एक बाइक का मास m है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके ऊपर में एक स्टैटिक फोर्स लगेगा, वो फोर्स mv² के बराबर होगा। ये लिख देना, 2 नंबर के आएंगे एग्जाम के अंदर में, वो हो जाएंगे। और जेई के अंदर में इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने दोनों का कवर अप किया। वेयर द v इज द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल्स एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल्स पाथ, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ नो स्किडिंग के लिए और स्लिपिंग के लिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लिमिटिंग केस μrg के बराबर होना चाहिए। इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन only by the banking of the road, then the speed v of the vehicles must be safe to turn the rg tan theta। अब तुम कहोगे ये कैसे आ गया, तो rg tan theta, तो इसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। अब फिर से पहले इसको एक बार हम मिटा देते हैं, तब फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये सेकेंड वाला पोर्शन जो है ना बच्चा, ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर बैंकिंग ऑफ द रोड हो रहा है ना बच्चा, कहीं पे भी बैंकिंग ऑफ द रोड हो रहा है, समझने की कोशिश करना। बैंकिंग ऑफ द रोड हो रहा है ना बच्चा, अगर ये एंगल थीटा से बना करके कोई अगर मान लो अब मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है भीतर की तरफ, तो इसके लिए मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए, तो इसके लिए मिनिमम वेलोसिटी जो चाहिए √rg tan थीटा चाहिए। इसके लिए मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए, √rg tan थीटा। बट यहाँ पे याद रखना, जब हमने इंक्लाइन कर दिया है रोड को, तो इसी को बैंकिंग ऑफ द रोड बोलते हैं। जब रोड ऐसे नहीं है, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो गया, तो बैंकिंग ऑफ द रोड। यहाँ पे फ्रिक्शन अभी प्रेजेंट नहीं है। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो हमारे पास में वेलोसिटी की कितनी जरूरत है, सेफ टर्निंग के लिए बैंकिंग ऑफ द रोड पे मिनिमम चाहिए हमें rg tan थीटा। तो बैंकिंग ऑफ रोड के लिए इस तरह से बनाते हैं, नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा। ये सारी चीजें दिखाना पड़ेगा तुमको एग्जाम के अंदर में, अगर आता है तो नीचे क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल लगेगा। अगर मैं बात करूं इधर की, अब ये एंगल अगर थीटा है, देखो इधर, अब मैं लो इधर भी एक एंगल होगा, ये क्या लगेगा थीटा, तो इधर ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा हमारे लिए थीटा हो जाएगा। तो n cos थीटा, इधर क्या लिखेंगे n cos थीटा, इधर क्या लिखेंगे
n साइन थीटा। तो हम क्या बोलेंगे, n cos थीटा है ना जो बच्चा, वो mg को बैलेंस कर रहा है, यानी कि नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है। और n साइन थीटा जो है ना, वो किसको बैलेंस कर रहा है, mb² बाई r को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल इसी के अराउंड तो ऐसे घूमेगा ये, तो इसका अराउंड ऐसे घूमेगा, तो इसका मतलब mb² बाई r जो है ना, इसको क्या कर रहा है, ये हमारे पास में क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। जब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। इन दोनों का जब करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा mb² बाई r, नीचे आ जाएगा mg, और इधर से m से m कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है बच्चा। और इसके बाद में इधर जो हमारे पास में बच गया v², नीचे बच गया rg, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो rg टैन थीटा का अंडर रूट ही तो हमें v मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बैंकिंग ऑफ द रोड पे, देखो हम कितना जल्दी आपका प्रूफ कर दिए, आप भी इसी तरह से इन प्रूफों को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से इसको प्रूफ कर दिया है कि rg टैन थीटा जो है ना, सेफ क्या चीज के लिए, सेफ टर्निंग के लिए चाहिए बैंकिंग ऑफ द रोड के ऊपर में। बट यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, प्रेजेंट नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा रोड नहीं है जिसके ऊपर में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा होगा, मतलब फुल्ली स्मूथली रोड तो कभी मिलेगा नहीं आपको, इसका मतलब उसके ऊपर में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। जब फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा तो उस कहानी के लिए हमारे पास में क्या हो जाता है, वेलोसिटी का कुछ अलग ही कहानी हो जाता है। तो पहले इस पॉइंट को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ करके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इफ स्पीड ऑफ द व्हीकल्स इज लेस देन द rg tan थीटा, देन इट विल मूव इनवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। r विल बी द डिक्रीज। इफ द स्पीड इज मोर देन rg tan थीटा, देन इट विल मूव आउटवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। मतलब कि ऐसे मूव कर रहा है, मैंने बोला ना यहाँ पे मूव कर रहा है। अगर वेलोसिटी उससे कम है तो नीचे होकर के मूव करेगा, ज्यादा है तो बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें को करते हैं। अब इन द नॉर्मल लाइफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय अ फ्रिक्शनल फोर्स। हमेशा नॉर्मल लाइफ में क्या होता है ना, सेंट्रीपिटल जो होता है ऑब्टेन करता है फ्रिक्शनल फोर्स के कारण बिटवीन द रोड एंड द व्हीकल्स, वेल एज बाय द बैंकिंग ऑफ द रोड। सब जगह पे मतलब कि बैंकिंग ऑफ द रोड हो या कहीं पे भी हो, नॉर्मल लाइफ में फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स वी कांट बी walk on the road, और we can't be drive the car on the road। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, ना तो कार को ड्राइव कर सकते हैं रोड के ऊपर में, और ना ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर में चल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स तो पक्का लग रहा होगा, चाहे बैंकिंग ऑफ रोड हो या कुछ भी हो। जब बैंकिंग ऑफ द रोड होता है ना बच्चा, तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फॉर द व्हीकल्स इज मच बी ग्रेटर देन द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑन द बैंक्ड रोड। अब ऐसा मतलब कि किसी रोड के ऊपर में मैक्सिमम कितना स्पीड तक हम चला सकते हैं उस रोड के ऊपर में कार, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या कितना बैंकिंग किया गया है उस रोड के ऊपर में, या कितना उसका फ्रिक्शन है उस रोड के ऊपर में, उस पर डिपेंड करता है। तो व्हेन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रिक्शनल फोर्स एज वेल एज द बैंकिंग ऑफ रोड, देन द मैक्सिमम सेफ वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स इज rg tan थीटा प्लस में म्यू। ये मैं लिख दे रहा हूं, v मैक्सिमम जो होना चाहिए वो किसके के बराबर होना चाहिए, rg tan थीटा प्लस में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का कोफिशिएंट अपॉन में नीचे क्या होना चाहिए, 1 माइनस म्यू एस tan थीटा होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर हो गया उस बैंकिंग ऑफ द रोड पे, जैसे कि हेवी व्हीकल्स जो होते हैं ना, बहुत हेवी व्हीकल्स होते हैं, तो वो हेवी व्हीकल्स होते हैं ना, नॉर्मल प्लेन रोड पे, सीधी सीधी रोड पे नहीं चलाया जा सकता। इसलिए हाईवे पे आप देखिएगा, बीच में हाईवे के बीच वाला पोर्शन में क्या होता है, थोड़ा सा ऊंचा होता है, और उसके साइड में थोड़ा सा धीरे धीरे ऐसे किया जाता है, और इधर से ऐसे रहता है। बिकॉज वो बैंक इसलिए किया जाता है कि जब भी हाई स्पीड में कोई कार चलाते हैं ना, तो वहां पे नॉर्मल मतलब
कि सिंपल फ्रिक्शनल फोर्स केवल एक्ट करेगा तो काम नहीं चलेगा। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण और साथ में बैंकिंग ऑफ द रोड बनाया गया है, इन दोनों के कारण जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा प्रोवाइड करेगा वो हेल्प करेगा। अब ये तुम्हारे अंदर में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हमारे बोर्ड के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि वी मैक्स इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस 1/1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए हम आपके पास में एक डायग्राम बनाते हैं और इसको हम जल्दी से जल्दी हम लोग क्या कर लेते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं। तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम छोटा सा बनाएंगे और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, डन कर लेंगे। मैं इतना में ही बना दूंगा और आप ध्यान में रखिए ऐसे आपको भी बनाना है। तो सबसे पहले क्या करने का, सबसे पहले हमें क्या करने का है कि एक मास एम मास का जो बाइक है या व्हीकल्स है जो रोटेट कर रहा है बैंकिंग ऑफ द रोड पे थीटा एंगल पे, ऊपर क्या लग रहा होगा इसके अंदर में नॉर्मल फोर्स, नीचे क्या लग रहा होगा mg, इधर क्या लग रहा होगा नॉर्मल। अभी हमने लिखा था अगर आपको याद हो तो ये एंगल अगर थीटा हो जाएगा तो n cos थीटा ऊपर लगेगा, जिसके साथ एंगल बनाता है cos थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है वो होता है sin थीटा। अब बॉडी क्या है, मैक्सिमम स्पीड चाहिए, यानी कि बॉडी बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगना चाहिए, तभी तो जा करके होगा। तो n cos थीटा तो आपको हेल्प कर ही रहा था। अच्छा पहले ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर करके लिख रहा हूं। अगर ये एंगल थीटा हो जाएगा तो बोलो इधर कौन सा फोर्स लगेगा, इसके साथ एंगल बना रहा है तो एफ एस cos थीटा, इसके साथ एंगल नहीं बना रहा है तो इधर लगेगा एफ एस साइन थीटा। अब समझ में आया कि अब इस फोर्स को क्या करो, बैलेंस कर लो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोलो n साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, ये मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से n cos थीटा, ऊपर देखो n cos थीटा, और वो किसको बैलेंस कर रहा है, एफ एस साइन थीटा और mg को, तो यहां लिखेंगे mg प्लस में एफ एस साइन थीटा। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो v की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगी। tan थीटा कैसे आएगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा को। अच्छा यहाँ पे एक एफ एस की जो वैल्यू होगी वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एफ एस की जो वैल्यू होगी वो म्यू एस इंटू एन होगा। क्या होगा बच्चा, म्यू एस इंटू एन होगा। और एन की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे, बस इसको ऐसे ही यहीं पे सॉल्व कर लो, इतना ही पुट करोगे ना, एफ एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अगर तुम पुट नहीं कर पाते हो तो हम यहाँ पे पुट कर करके तुमको हम बताते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास थोड़ा सा जगह कम है तो हम लोग इधर कर लेते हैं जल्दी जल्दी में। अब हम लोग क्या करेंगे, n साइन थीटा को तो ऐसे ही छोड़ देंगे और हमारे पास में एफ एस के जगह पे क्या लिख देंगे, म्यू एस एन इंटू में क्या लिख देंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। इसी तरह से n कॉस थीटा को ऐसे ही छोड़ दो और उधर से ले आओ एफ एस को, तो माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एम जी। इस एफ एस के जगह पे मैं यहाँ पे देखो इसको मिटा रहा हूं, इस एफ एस के जगह पे तुम क्या लिखोगे, माइनस साइन, इधर तो साइन हो गया, एफ एस के जगह पे म्यू एस इंटू एन लिख दोगे। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, जैसे डिवाइड करोगे तो ऊपर बच जाएगा साइन थीटा, क्योंकि एन और n कॉमन हो जाएगा। देखो वन शॉट वीडियो है इसलिए हमें जल्दी जल्दी करना है, अदरवाइज हमने इसको, अगर फुल वीडियो होगा तो उसमें आप देखना पूरा के पूरा हमने कर रखा है। माइनस म्यू एस इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर बचेगा वी स्क्वायर, नीचे बचेगा आर जी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई, आर जी को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आर जी साइन थीटा प्लस में आ जाएगा म्यू एस कॉस थीटा, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा
माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब मैं इसका अंडर रूट कर दूंगा तो हमारे पास में v आ जाएगा। देखो ये वाला पोर्शन आ गया। अब tan थीटा कैसे आएगा, तो cos थीटा कॉमन ले लो, सब पे cos थीटा से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी cos थीटा से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, सॉरी cos थीटा से सबको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तुम देखोगे कि तुम्हारा आंसर आ चुका है। बोलो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा। तो यहां से हमारे पास में क्या मिला, आर जी, ऊपर मिल गया tan थीटा, इधर बच गया म्यू एस, और नीचे हो गया हमारे पास में 1 माइनस म्यू एस, और इधर हो गया हमारे पास में tan थीटा। तो दिस इज द आवर आंसर, और इसी तरह से सॉल्व करना होता है। अच्छा तुमसे पूछे मिनिमम कितना होगा, तो कुछ मत करना, इधर माइनस का साइन ऊपर लगा देने का, नीचे प्लस का साइन लगा देने का, तो हमारा मिनिमम भी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया बैंकिंग ऑफ द रोड के ऊपर में 2 केसेस हुआ, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे उसको हम लोग समझते हैं और कैसे उसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ भी आ जाए तो कुछ बड़ी बातें नहीं है, कुछ चीजें लिखना होता है और उसके बाद में प्रूफ कर देना होता है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोनिकल पेंडुलम के बारे में। ये कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, तो जब भी कोई सर्कुलर मोशन जो होता है, तो सर्कुलर मोशन इस तरह से अगर हो, इस तरह से हो, तो वहां पे जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। लेट सपोज करो कि हमने एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग के अंदर में एक बॉक्स को रख दिया और इसको रोटेट कराना चालू कर दिया। जब हम इसको रोटेट कराते हैं तो ये चारों तरफ इस तरह से अगर मूव करता है तो एक सर्कल बनाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम। ऐसे इस तरह से रोटेट कर, अगर तुमने स्ट्रिंग को इस तरह से रोटेट कराया तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाता है, अगर इस तरह से रोटेट कराओगे तो कोनिकल पेंडुलम बन जाता है, और इसको ऐसे से ऐसे छोड़ोगे तो ये सिंपल पेंडुलम बन जाता है। ये सारी चीज ध्यान में रखना, कोनिकल पेंडुलम कब बनता है, सिंपल पेंडुलम कब बनता है, ये सारे चीजें थोड़ा बहुत आता ही होगा, क्या कि वन शॉट में वीडियो में कितना आप कवर अप करोगे। तो नीचे क्या लगेगा, इसका एम मास का है तो mg, इधर अगर टेंशन लगेगा, स्ट्रिंग है तो टेंशन लगेगा, अगर ये एंगल थीटा है सोचो तो इधर क्या लगने वाला है, ये भी थीटा, तो टी कॉस थीटा लगेगा या नहीं लगेगा, इधर की तरफ क्या लिखेगा, टी साइन थीटा। ये भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हमारे पास में। अब ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो सबसे पहले क्या होगा, टी कॉस थीटा जो होगा किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। क्या लिखेंगे, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, और टी साइन थीटा जो यहाँ पे है जो मूव करा रहा है इसको सर्कुलर मोशन में, ये क्या हो जाएगा, mb² बाई r हो जाएगा। इसका रेडियस कितना होगा, ये r होगा। अगर इसका लेंथ l है और ये एंगल अगर थीटा है तो ये हो जाएगा l साइन थीटा, और यही इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास में रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, t साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, mb² बाई में l, क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, L साइन थीटा। देखो बोर्ड में अगर 12th का बोर्ड में आएगा क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा ना कोनिकल पेंडुलम के कैसे प्रूफ आएगा, तो ये सारे चीजें आपको आना चाहिए तभी तो आप प्रूफ कर पाओगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन 2 है और यहाँ पे 1 है, दोनों को डिवाइड करोगे फिर हमारे पास में चीजें जो है जो भी लिख करके आया हुआ है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर में पूछा जाएगा एंगुलर स्पीड, तो उसकी वैल्यू होती है g tan थीटा बाई में r। फिर पूछा जाएगा एक सिंपल टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो याद रखना 2 पाई L cos थीटा बाई में g होता है। क्या होता है इसका, 2 पाई L cos थीटा बाई में g, L cos थीटा बाई में g होता है। अगर ये सब नहीं आता है तो आप मेरे फुल वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज आप वन शॉट वीडियो में इन चीजों को ध्यान में रखिए और थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कीजिए। 5 मार्क्स क्या आएगा तो आप इनको कर सकते हैं, इनके बेसिस पे क्या क्या चीजें आता है, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल आता है तो उसको भी आप सॉल्व कर डालेंगे। तो कोनिकल पेंडुलम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट को खत्म करते हैं। अब आते हैं हम लोग डेथ वेल के अंदर में। डेथ वेल का मतलब क्या होता है, डेथ वेल एंड रोटर के मतलब क्या होता है, डेथ वेल का मतलब है मौत का कुआं। मौत के कुआं में जैसे कि वो बाइक वाले जो होते हैं ना, डेथ वेल के अंदर में बाइक चलाते रहते हैं, तो वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं, वहां पे बाइक चलते रहता है, वो नीचे क्यों नहीं गिर पाते हैं, तो उसके कंसेप्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेथ वेल और रोटर कंसेप्ट बोलते हैं। इसी के अंदर में क्या लिखा हुआ है, इन अ पर्सन ड्राइव अ बाइसिकल और on a vertical surface of a large wooden well, while in the case of the rotors at a certain angular speed of the rotor a person hangs resting
resting against the wall and without any support from the बॉटम्स। मतलब क्या होता है कि आप देखते होंगे कि जब डेथ वेल के अंदर में, मौत के कुआं के अंदर में जो बाइक चलाते हैं ना, वो एक सर्टेन स्पीड पे जाने के बाद में वो ऐसे सीधा हो जाते हैं, उसके ऊपर में इस तरह से सीधा हो जाते हैं और विदाउट सपोर्ट के भी वो नीचे नहीं गिर पाते हैं, और वो क्या कहते हैं, चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं। तो आपके अंदर में क्वेश्चन आएगा कि कितने मिनिमम वो स्पीड से चलेगा वो बाइक वाला या साइकिल वाला, जो वो क्या है सेफली उसके अंदर में क्या है ना कि मतलब कि रेस्टिंग हो जाएगा उस वॉल के ऊपर में, मतलब सेफली वो मूव करते रहेगा। तो हमारा वेलोसिटी कितना होना चाहिए, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर बाई में म्यू होना चाहिए। अब तुम्हारे अंदर में क्वेश्चन आएगा कि सर हाउ टू वी ड्राइव दिस क्वेश्चन, मतलब कि दिस फॉर्मूला। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक डेथ वेल बना लेंगे। यहाँ पे डेथ वेल के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, एक m मास का ऑब्जेक्ट जो है ऐसे ही तो मूव कर रहा होगा चारों तरफ इसके, तो m मास का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, इधर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल फोर्स, नीचे क्या लग रहा होगा, mg। अच्छा, अब नीचे नहीं गिर पा रहा है तो इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, तो ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। अब हम लोग लिख देंगे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, mg लिखेंगे। एकदम सिंपल होता है इन सब का डेरिवेशन। नॉर्मल फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, इसके सेंटर की तरफ लग रहा है, इसलिए नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, mb स्क्वायर बाई r के बराबर हो जाएगा। अब बोलो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एस के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे म्यू इंटू n के बराबर होता है, तो म्यू n इज इक्वल टू mg लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। नॉर्मल फोर्स के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, mb स्क्वायर बाई में r इज इक्वल टू mg लिख देंगे। यहाँ से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो rg, म्यू नीचे आ जाएगा और इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो कभी भी डेथ वेल कंसेप्ट के अंदर में कोई भी पार्टिकल्स अगर मूव कर रहा है और उसके अंदर में कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, तो जी आर या म्यू, जी आर बोलिए या आर जी बाई म्यू बोलिए। म्यू क्या है उसका, उस डेथ वेल का जिससे बना हुआ है उसका क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। मतलब कि कोफिशिएंट कितने के फ्रिक्शन है, कितने स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहे हैं उसके अंदर में, उसके कोफिशिएंट को वो क्या करता है कि इंडिकेट करता है। तो ये हमारे पास में डेथ वेल का कंसेप्ट भी हो गया यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर में है तो क्या क्या चीजें कर सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई भी पार्टिकल्स अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर में है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रिंग लो, स्ट्रिंग के अंदर में एक पत्थर को बांध दो और उसको इस तरह से रोटेट कराओ। जब ये इस तरह से रोटेट करेगा ना तो दैट इंडिकेट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वही क्या हमको डिनोट करता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन डिनोट करता है। तो जैसे कि सपोज करो मैं इधर बना रहा हूं, सपोज करो कि एक पार्टिकल्स है जिसका मास m है और वो एक क्या है कि स्ट्रिंग से यानी कि एक रोप से क्या है कि ये हमारा अटैच है। नीचे क्या लग रहा होगा, इसके mg लग रहा होगा, ऊपर क्या लगेगा, इसके अंदर में टेंशन लगेगा। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं बोलूँ ये a पॉइंट है, ये बोलूँ b पॉइंट है, ये हमारे पास में कौन सा पॉइंट है, c पॉइंट है, तो हमें पूछा जाएगा कि अगर इस पार्टिकल को केवल और केवल a से b पॉइंट पे जाना है तो कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए, पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। या इस पार्टिकल को A से कहां पे जाइए, C तक जाना है तो इसके पास में कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोलते हैं। या पार्टिकल के पास में कितना वेलोसिटी होना चाहिए जो इसी A से और B के बीच में ही क्या करे, मूव करे, यानी कि एक पेंडुलम की तरह बिहेव करे। तो हमारे पास में फर्स्ट होता है, अगर पार्टिकल को द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज द जी आर। अगर हाईएस्ट पॉइंट में पार्टिकल को जाना है तो यहाँ पे जो मिनिमम वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, हमारे पास में जी आर होगा। अब तुमसे क्वेश्चन आएगा, ये मिनिमम होगा, इसका प्रूफ है सबके सब। द मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्कल। अगर सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करना है तो मिनिमम वेलोसिटी जो बॉटम पे होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो याद रखना अंडर रूट 5 जी आर का होता
होता है, इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, ध्यान में रखना। तो ये क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी, जब पार्टिकल को ए पॉइंट से कहां पहुंचना है, सी पॉइंट पे पहुंचना है, यानी कि एक सर्कुलर मोशन करना है, तो उसके पास में कितना वेलोसिटी होना चाहिए, तो √5gr मिनिमम होना चाहिए। याद रखना है, जैसे भी याद करो। अब कहता है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टली पोजीशन, मतलब कि अगर ए से बी तक जाना है, केवल और केवल ए से बी तक जाना है, बी पॉइंट तक, तो उसके पास में मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, तो √3gr से अगर कम होगा तो पार्टिकल क्या होगा कि बी पॉइंट पे नहीं आएगा, चलो बी पॉइंट तक नहीं जाएगा। अगर उससे ज्यादा हो, √3gr के बराबर होगा, तो पार्टिकल क्या हो जाएगा कि बी पॉइंट पे आ जाएगा। अब हमारे पास में इसके अंदर में और क्या क्या चीजें पूछा जा सकता है, तो इसके अंदर में पूछेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसके पास में स्ट्रिंग के अंदर में टेंशन कितना होगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है, टेंशन हमेशा 0 हो जाता है, क्योंकि नीचे mg लगेगा, तो टेंशन की वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाता है। एट द बॉटम पॉइंट में याद रखना कितना टेंशन लगता है, 6 mg के बराबर होता है। यहाँ पे mg नहीं, 6 mg को ये बैलेंस कर रहा होता है बॉटम पॉइंट पे। व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजेंटली, जब वो स्ट्रिंग जो होता है हॉरिजेंटल हो जाता है, यानी सीधे सीधे हो जाता है बी पॉइंट पे, तो उस समय इसके अंदर में टेंशन कितना लग रहा होता है, 3 mg। तो तुमसे पूछेगा कि किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा टेंशन लगता है, तो देखो ए पॉइंट पे 6 mg लग रहा है, और बी पॉइंट पे 3 mg लग रहा है, और सी पॉइंट पे क्या लग रहा है, 0। तो सबसे ज्यादा कहां पे लगेगा, सबसे ज्यादा तुम्हारा जो लगेगा वो सी पॉइंट पे लगेगा, या बी पॉइंट पे लगेगा, या ए पॉइंट पे लगेगा, तो बोलोगे ए पॉइंट पे लगेगा, बिकॉज ए पॉइंट पे 6 mg लगता है और बी पॉइंट पे 3 mg लगता है, और सबसे कम कहां पे लगेगा, तो सी पॉइंट पे लगेगा। यहां पे हमारे पास में क्या होता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो जो हमारे को क्वेश्चन आ सकता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मिनिमम वेलोसिटी जो होता है कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 5gr। टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना चाहिए, तो √gr के बराबर होता है। अच्छा, अगर मेरे को ए से बी तक जाना चाहिए तो कितना होना चाहिए, √3gr। अगर टेंशन की बात करें तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना होता है, 0। अगर हमसे बात करें क्या चीजें कि अगर ए पॉइंट पे कितना होता है टेंशन, तो 6 mg। अगर बी पॉइंट पे पूछे तो 3 mg। अगर इसको थोड़ा सा रिकॉल करोगे, घुटने का दिमाग को थोड़ा सा यूज करोगे, तो ये सारे चीजें तुम्हारा क्या हो जाएगा कि क्लियर होते चला जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं। हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब हमारे पास में जो क्लास 12th के अंदर में आएगा कि अगर कोई पार्टिकल जो है अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, यहाँ पे है, तो उसके पास में टेंशन कितना होगा। पार्टिकल अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पीछे भाग गया ये, तो उसके उस पॉइंट पे अगर नॉर्मल फोर्स पूछे कि पार्टिकल का अगर इस तरह से हमारे पास में बन रहा है, व्हेन द व्हीकल से इज मूविंग ओवर कॉन्वेक्स ब्रिज। कॉन्वेक्स ब्रिज का मतलब क्या हुआ, इस तरह से अगर ब्रिज है और इसके ऊपर में ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, तो नॉर्मल कितना लगेगा, तो mg में से माइनस किया जाता है mv²/r। mv²/r क्या है, याद करो, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये कार के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हम बाहर से देख कर करके कोई एनालाइज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों ध्यान में रखने का। इस तरह से अगर पार्टिकल जो होगा, अगर कॉनकेव अगर हो गया ब्रिज, तो नीचे की तरफ ऐसे हो गया ब्रिज, तो उसके लिए हमारे पास में नॉर्मल कितना हो जाता है, प्लस का साइन आ जाता है बीच में, mg + mv²/r हो जाता है। व्हेन अ कार टेक्स अ टर्न, समटाइम्स इट्स overturns and during the overturning it is a inner wheels which leaves the ground first। मतलब क्या होता है कि जब भी कोई कार जो होता है टेक टर्न्स लेता है, तो उस समय क्या होता है, उसके भीतर की साइड का जो व्हील्स होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, ग्राउंड को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और टर्न्स ले लेते हैं। मतलब हाई स्पीड में करोगे तब, अगर सिंपल स्पीड में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा कुछ नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चा, ये हमारे पास में आ गया पूरा सर्कुलर मोशन का जो काइनेमेटिक्स था सर्कुलर मोशन का, ये हम लोगों ने
क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर का रोटेशनल डायनेमिक्स का कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग जो पार्ट में डिस्कस करेंगे उसके अंदर में हम लोग होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशन मोशन के बाकी टॉर्क का इक्वेशन, एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन और इसके साथ में रोलिंग मोशन, ये सारे चीजें हमने बना रखा है। आपको नेक्स्ट पार्ट में ये सारे चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम कुछ केसेस यूज करेंगे, जैसे कि रिंग का कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद में डिस्कस करेंगे टॉर्क क्या होता है, ये भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस आपको स्नैप दे रहे हैं 5 मिनट के अंदर में। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये भी डिस्कस करेंगे। फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फिर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एंगुलर इंपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में, कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो उसके पास में कौन सा एनर्जी होगा। फिर डिस्कस करेंगे रोलिंग मोशन ऑफ द बॉडी रोलिंग डाउन विथ अ स्लीपिंग ऑन अ इंक्लाइन प्लेन। कोई इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी जो है रोटेट कर रहा है तो कैसे वो डाउन पे जाता है, तो क्या उसके पास में वेलोसिटी का इक्वेशन होता है, क्या टाइम का इक्वेशन होता है, क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए, ये भी हम लोग प्रूफ के साथ करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या क्या शॉर्ट में लिख दिया, बट इसका साथ में जैसे अभी हमने प्रूफ किया था उसी तरह से प्रूफ करते रहेंगे और इसी पे हमारा क्या हो जाएगा, ये चैप्टर जो है कुछ और चीजें हैं जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग विद द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक जो है कंप्लीट करते हुए हमारा क्या होता है, रोटेशन मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रोटेशन मोशन को पूरा कंप्लीट करेंगे। आप देखते रहिए वन शॉट वीडियो को और थैंक यू वेरी मच। और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। क्या